नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृंदाई पाठशाला में। आज हम क्रिया के विषय में चर्चा करेंगे, किंतु इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम पढ़ते हैं क्रिया। राधा पत्र लिख रही थी और उसका भाई अमन पहाड़े बोल रहा था। टुन्नू गेंद से खेल रहा था। तब तक मम्मी अपने गृह कार्य को कर रही थी। पापा पौधों को खाद देने और पानी पिलाने का कार्य कर रहे थे। हम देखते हैं कि इस गद्यांश में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? लिखना, बोलना, खेलना, करना, देना और पिलाना, यह सभी कार्य क्रिया कहलाते हैं। क्रिया की परिभाषा पर जब हम बात करें तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम वर्ब कहते हैं। अर्थात कोई भी कार्य जो कर रहे हैं या कोई भी कार्य जो हो रहा है, जैसे टुन्नू गेंद खेल रहा है तो गेंद खेलना क्या है? क्रिया है। क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी से तात्पर्य है बदलना, अर्थात जिसका रूप लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार अथवा पुरुष के अनुसार बदलता हो। जैसे केशव खाता है। अब केशव क्योंकि वह पुल्लिंग है तो क्रिया क्या है? खाता है। लेकिन केशव के स्थान पर यदि कोई लड़की गीता है तो गीता क्या करेगी? खाती है। क्यों? क्योंकि क्रिया एक विकारी शब्द है, अर्थात इसके रूप में है, लिंग के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार वचन के अनुसार होता है, जैसे लड़के खाते हैं, क्योंकि लड़के बहुवचन है तो इसलिए क्रिया जो खाता था वह खाती हुआ और अब क्या हुआ? बहुवचन के अनुसार खाते हैं। अर्थात क्रिया एक विकारी शब्द है जिसका रूप हमेशा लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और पुरुष के अनुसार बदलता है। क्रिया की मूल रूप को हम धातु कहते हैं, अर्थात क्रिया का जो मूल रूप है वह क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। और उस मूल धातु में जब हम ना शब्द जोड़ देंगे तब वह क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। जैसे देख शब्द है, देख जो है वह मूल धातु है, इसके अंदर जब हमने ना शब्द जोड़ दिया तो हमें क्रिया प्राप्त हुई, देखना। इसी प्रकार खा मूल धातु के अंदर जब हम ना शब्द जोड़ेंगे तो हमें क्रिया प्राप्त होगी, खाना। इसी प्रकार जा के अंदर हम ना जोड़ेंगे तब क्रिया प्राप्त होगी, जाना। इसी प्रकार गा जब मूल धातु के अंदर हम ना शब्द जोड़ेंगे हमें प्राप्त होगा, गाना। अर्थात कोई भी क्रिया है वह कैसे प्राप्त होगी? मूल धातु के अंदर ना शब्द जोड़कर। जैसे कर के अंदर हमने ना जोड़ा तो करना, अर्थात मूल धातु में सर्वदा ना जोड़ने पर क्रिया हमें प्राप्त होगी। क्रिया न केवल मूल धातु के अंदर ना जोड़ने से प्राप्त होती है, किंतु हिंदी में कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जो धातुओं के अतिरिक्त संज्ञा या विशेषण से भी बनती है। देखिए कैसे बनती है। जैसे चिकना शब्द है, चिकना के अंदर हमने ना जोड़ दिया तो हमें प्राप्त हुई चिकनाना, जो कि क्रिया है। इसी प्रकार बतिया शब्द है, इसके अंदर हमने जब ना जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ बतियाना। इसी प्रकार कमा जो शब्द है, उस कमा शब्द में हमने ना जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ कमाना। अर्थात किया है कि क्रिया जो है मूल धातु के अंदर ना शब्द जोड़ने से प्राप्त होता है, साथ ही साथ क्रिया जो है वह संज्ञा और विशेषण से भी हमें प्राप्त होती है। अब जब हम क्रिया के भेदों की चर्चा करें तो कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की जब हम बात करते हैं तो सकर्मक क्रिया से तात्पर्य है, देखिए इसके नाम से ही इसका अर्थ हमें प्राप्त हो जाता है, सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़े वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। अर्थात जहां पर क्रिया को वाक्य में
कर्म की आवश्यकता हो, अर्थात जहाँ पर कर्म आवश्यक रूप से हो, वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाएगी। उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। श्याम पत्र पढ़ता है। अब श्याम कौन है? करता है। वह क्या कार्य कर रहा है? पढ़ता है। तो पढ़ना यहाँ पर क्रिया है, लेकिन वो क्या पढ़ता है? वह पत्र को पढ़ता है। तो हम देख रहे हैं कि इस वाक्य में जो क्रिया का प्रभाव अर्थात पढ़ना का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्र पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार सचिन क्रिकेट खेलता है। अब सचिन जो कि वाक्य का कर्ता है, वह क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेलना यहाँ पर क्रिया है और कर्म यहाँ पर है क्रिकेट। वह क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो उसमें कर्म है, अर्थात यह सकर्मक क्रिया है। सीमा फूल तोड़ती है। अब सीमा जो कि करता है, वह क्या कार्य कर रही है? तोड़ रही है। अब वो क्या तोड़ रही है? वह फूल को तोड़ रही है। तो फूल यहाँ पर क्या है? कर्म है। और ये वाक्य कैसा है? कर्म सहित है, अर्थात यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखते हैं। अनुराग पतंग उड़ाता है। अनुराग जो कि वाक्य का कर्ता है, वह क्या कर रहा है? वह उड़ा रहा है। उड़ाना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। और क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो पतंग क्या है? कर्म है। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। श्याम ने गेंद खरीदी। श्याम कर्ता और उसने क्या करा? खरीदा। खरीदना यहाँ पर क्रिया है। और क्या खरीदा? गेंद को खरीदा। तो गेंद यहाँ पर क्या है? कर्म है, अर्थात यह सकर्मक क्रिया है। निशा बाजा देखती है। अब निशा कर्ता, वह क्या कर रही है? देख रही है। देखना क्या हुआ? यहाँ पर क्रिया है। और क्या देख रही है? बाजा देख रही है। अर्थात ये सभी जो उदाहरण है वह सकर्मक क्रिया के है, क्योंकि यहाँ पर वाक्य में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। और सारे ही वाक्य कर्म सहित है, अर्थात यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया में हमने देखा कि कर्म की प्रधानता होती है। अब सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। पहली एक कर्मक क्रिया और दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। इनके नामों से ही स्पष्ट है। एक कर्मक क्रिया से तात्पर्य जिस वाक्य में क्रिया के साथ कितने कर्म प्रयुक्त हो। आप इसके नाम पर गौर कीजिए। एक कर्मक अर्थात एक ही कर्म जहाँ प्रयुक्त हो, वह एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे सीता खाना खा रही है। अब सीता क्या कर रही है? वो एक ही काम कर रही है ना, खा रही है। क्या खा रही है? खाना खा रही है। अर्थात यहाँ पर कर्म क्या है? एक ही है, खाना। माँ अखबार पढ़ रही है। अब माँ क्या कार्य कर रही है? पढ़ रही है। और क्या पढ़ रही है? अखबार पढ़ रही है। कर्म यहाँ पर एक ही है, अखबार। अर्थात ये कैसी क्रियाएं हैं? एक कर्मक क्रिया है। वह चित्र बनाता है। अब वह क्या कर रहा है? बना रहा है। बनाना यहाँ क्रिया है, लेकिन क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। तो कर्म यहाँ एक ही है, चित्र। अर्थात यह एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। माली फूल तोड़ता है। अब माली क्या कर्म कर रहा है? क्या कर रहा है माली? तोड़ रहा है। क्या तोड़ रहा है? फूल। यहाँ पर फूल जो है वह एक कर्म है, अर्थात यहाँ पर एक कर्मक क्रिया है। अब हम द्विकर्मक क्रिया की बात करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि जिस वाक्य में क्रिया में कितने कर्म प्रयुक्त हो, द्विकर्मक अर्थात दो कर्म प्रयुक्त हो, वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। क्रिया के पहले क्या शब्द लगाकर देख ले। हम प्रश्न करके देखिए वाक्य लिखने के बाद, तो हमें सदैव जो है प्रत्यक्ष या मुख्य कर्म की प्राप्ति होगी। क्रिया से पहले हम किसे लगाएं या किसको शब्द लगाएं और फिर प्रश्न करें, तब भी हमें एक कर्म प्राप्त होगा, और वह कर्म होगा अप्रत्यक्ष या गौण कर्म। देखिए, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। राम ने श्याम को किताब दिलाई। अब यहाँ पर द्विकर्मक है, अर्थात दो कर्म है। देखिए दो कर्म कैसे है। राम ने श्याम को किताब दिलाई। राम
वाक्य का कर्ता है। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? दिलाना। क्या दिलाई? किताब दिलाई। तो किताब यहाँ पर मुख्य कर्म है, प्रत्यक्ष कर्म है। और किसको दिलाई? श्याम को दिलाई। तो श्याम यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर्म या गौण कर्म है। जब हम द्विकर्मक की बात कर रहे हैं तो दो कर्म यहाँ कौन कौन से हुए? पहला तो हुआ किताब और दूसरा हुआ श्याम। इसी प्रकार देखिए, अध्यापक छात्रों को योगा सिखा रहे हैं। तो अध्यापक जो कि वाक्य के कर्ता है, वह क्या कार्य कर रहे हैं? सिखाना, सिखा रहे हैं। तो सिखाना यहाँ क्रिया है। अब वह क्या सिखा रहे हैं? वह योगा सिखा रहे हैं। तो योगा यहाँ पर मुख्य कर्म है, प्रत्यक्ष कर्म है। और वह किसको सिखा रहे हैं? छात्रों को। तो छात्र जो है वह अप्रत्यक्ष या गौण कर्म है। तो दो कर्म हो गए, एक योगा और दूसरा छात्र। इसी प्रकार मोहन ने गीता को साड़ी दिलाई। मोहन जो कि वाक्य का कर्ता है, उसने क्या कार्य किया? दिलाना। दिलाना क्या है यहाँ पर? क्रिया। पहली बात क्या दिलाई? साड़ी दिलाई। तो साड़ी यहाँ पर मुख्य कर्म है। और किसको दिलाई? गीता को। तो गीता यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर्म है। तो दो कर्म क्या हुए? गीता और साड़ी। आयुषी ने मुझे चित्र दिखाया। आयुषी जो कि कर्ता है, उसने क्या कार्य किया है? दिखाया है। क्या दिखाया? चित्र दिखाया। और किसको दिखाया? मुझे दिखाया। तो यहाँ पर चित्र और मुझे दो कर्म है। द्विकर्मक क्रिया के हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। चिकित्सक रोगी को दवा देता है। अब चिकित्सक जो कि वाक्य का कर्ता है, वह क्या कर रहा है? दे रहा है। देना यहाँ क्रिया है। क्या दे रहा है? दवा दे रहा है। और किसको दे रहा है? रोगी को दे रहा है। तो यहाँ पर दवा और रोगी दो कर्म हैं। इसी प्रकार देखिए, वह मुझे शरबत पिलाता है। वह वाक्य का कर्ता क्या कर रहा है? पिलाने का कर्म कर रहा है, अर्थात पिलाना यहाँ पर क्रिया है। क्या पिला रहा है? शरबत पिला रहा है। और किसको पिला रहा है? मुझे पिला रहा है। तो मुझे और शरबत यहाँ पर दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं, अर्थात जहां भी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होंगे वहां पर द्विकर्मक क्रिया होगी। अब हम मुख्य कर्म क्या होता है और गौण कर्म क्या होता है, उन पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जिस कर्म पर क्रिया का फल अधिक पड़ता है, अर्थात जिस कर्म का प्रयोग क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए आवश्यक समझा जाए, उसे हम प्रथम या मुख्य कर्म कहते हैं। जैसे मैं यश को पुस्तक देता हूँ। अब मैं वाक्य का करता हूँ और मैं क्या करता हूँ? देता हूँ। देने का कार्य कर रहा हूँ, तो देना यहाँ क्रिया है। और मैं क्या दे रहा हूँ? पुस्तक देता हूँ। तो पुस्तक का फल जो है वह देने पर सर्वाधिक बड़ा है, अर्थात यह मुख्य कर्म है। इस कर्म का प्रयोग क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए आवश्यक है। मैं यश को देता हूँ। अब देता हूँ तो क्या देता हूँ? पुस्तक देता हूँ, अर्थात मुख्य कर्म पुस्तक है। पुस्तक को हम प्रधान कर्म कहेंगे, प्रत्यक्ष कर्म कहेंगे। और क्रिया का जो देना है उसका सर्वाधिक जो प्रभाव है वह पुस्तक पर ही पड़ेगा। जिस पर क्रिया का फल कम पड़ेगा उसे हम गौण कर्म कहेंगे। देखिए, जैसे मैं पुस्तक देता हूँ, अब केवल यदि ये वाक्य भी रखें हम कि मैं पुस्तक देता हूँ, तो इसमें मुख्य कर्म पुस्तक आ गया। किंतु यदि हम ये कहें कि मैं यश को पुस्तक देता हूँ, तो यश यहाँ पर गौण कर्म है, क्योंकि मैं पुस्तक देता हूँ भी अपने आप में पूर्ण है। यहाँ पर यश जो है ये इसका प्रभाव जो है कम पड़ता है, अतः ये गौण कर्म है। यहाँ देखिए, जो मुख्य कर्म होता है प्रायः पदार्थ का बोध कराता है। यहाँ पर देखिए पुस्तक शब्द पदार्थ है, पदार्थ का बोध करा रहा है। और क्रिया के पास भी है, जैसे कि देता हूँ के पास क्या है? पुस्तक शब्द है, अर्थात यह प्रधान कर्म है। और गौण कर्म प्रायः प्राणीवाचक होता है। यश प्राणीवाचक शब्द है और ये क्रिया से दूर है। क्रिया अर्थात देता हूँ से थोड़ा दूर है।
पुस्तक के वनस्पत वह क्रिया से दूर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस कर्म पर क्रिया का फल अधिक पड़ेगा वह प्रथम या मुख्य कर्म होगा, प्रधान कर्म होगा, और वह प्राय पदार्थ का बोध कराएगा और क्रिया के पास भी होगा। किंतु जिस पर क्रिया का फल कम पड़ेगा वह गौण कर्म होगा, अप्रत्यक्ष कर्म होगा, और प्राय वह प्राणीवाचक होगा तथा साथ ही साथ वह क्रिया से दूर भी होगा। अकर्मक क्रिया नाम से ही स्पष्ट है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव जो है या क्रिया का फल जो है वह कर्म पर नहीं पड़ेगा वरन कर्ता पर पड़ेगा, क्योंकि कर्म उसमें प्रयुक्त होता ही नहीं है। नाम से ही स्पष्ट है अकर्मक, अर्थात जहाँ कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती। उदाहरण देखिए, नेहा खाती है। अब यहाँ नेहा वाक्य की कर्ता है और वो क्या कर रही है, खा रही है। लेकिन क्या खा रही है, कौन तो पता है हमें कि नेहा खा रही है, लेकिन क्या खा रही है हमें नहीं पता। अर्थात यहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर क्या लगाएं तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा और किसको कहें तो भी हमें उत्तर नहीं मिलेगा। अर्थात यहाँ पर कर्म जो है अनुपस्थित है। इसी प्रकार कुत्ता भौंकता है। अब कुत्ता जो है वह वाक्य का करता है और वो क्या कर रहा है, भौंक रहा है। अर्थात यहाँ हमें कर्म की प्राप्ति नहीं हो रही, कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है वाक्य में। बच्चा हंसता है। बच्चा जो है वाक्य का करता है और वो कार्य क्या कर रहा है, हंस रहा है। अर्थात यहाँ कर्म की अनुपस्थिति है। मेहुल देर तक सोता है। अब मेहुल जो करता है वह क्या कर रहा है, सो रहा है। अर्थात यहाँ पर कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात यह अकर्मक क्रिया है। क्रियाएं हैं यहाँ पर खाना, भौंकना, हंसना और सोना, किंतु उन क्रियाओं का फल जो है वह कर्ता पर पड़ रहा है, नेहा पर, कुत्ते पर, बच्चे पर, मेहुल पर। अर्थात यहाँ पर कर्म अनुपस्थित है, कर्म प्रयुक्त ही नहीं हुआ है। अर्थात ये कर्मक क्रियाएं हैं। अब हमें कभी अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की पहचान करनी हो तो हम कैसे करेंगे, आइए हम इसे देखते हैं। वाक्य में क्रिया के साथ आप क्या, किसे और किसको लगाइए और प्रश्न पूछिए। यदि आपको उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी, और इसके विपरीत जब हमें इन प्रश्नों के उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। देखिए, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। शीला अनार खाती है। अब यहाँ पर ये वाक्य है कि शीला अनार खाती है। अब हम वाक्य में क्या लगाएं, शीला क्या खाती है, हमें उत्तर मिलेगा अनार खाती है। विकास पुस्तक पढ़ता है। जब हम प्रश्न पूछकर देखें कि विकास क्या पढ़ता है, हमें उत्तर मिलेगा कि वह पुस्तक पढ़ता है। अब हम इसके बाद वाले वाक्यों को देखें कि लड़की सोती है। अब लड़की सोती है, क्या प्रश्न करो तो हमें कोई उत्तर ना मिलेगा। अर्थात ये अकर्मक क्रिया है। वह डरता है। अब वह का मतलब क्या, हमें इसका कोई उत्तर यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है। अर्थात ये अकर्मक क्रियाएं हैं। जब भी वाक्य में हम क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर देखेंगे और प्रश्न करके देखेंगे तो हमें यदि उत्तर मिलेगा उनका तो वह सकर्मक क्रिया है, और इसके विपरीत जब हमें उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया होगी। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का आपको अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा। आपको आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।